हाय स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हमने मेटलर्जी में बात की थी कि मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, और उसमें 4 मेथड थे। पहला था हाइड्रोलिक वॉशिंग, जो मैंने आपको बताया था। हाइड्रोलिक वॉशिंग में जो हेवी मेटल्स होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और सेकेंड जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे ये है कि इस मेथड को यूज हम लोग करते हैं जब हमारे पास कोई सल्फाइड ओर हो, जैसे कॉपर का, जिंक का या लेड का। अगर कोई सल्फाइड ओर हो तो हम लोग उसका कंसंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन से करेंगे। उसके पीछे रीजन है क्योंकि हल्के होते हैं वो और फ्रोथ के साथ ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, तो इसमें बेटा सल्फाइड ओर के लिए लगाते हैं। और होता है क्या, मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ कि सल्फाइड ओर जो होता है उसको भिगोता है ऑयल, क्योंकि हम लोग एक खास ऑयल यूज करते हैं। अब जबकि जो वाटर है वो गैंग को, जो इम्प्योरिटीज है उसको भारी करेगा, और हेवी होने के चलते जो गैंग है वो नीचे कंटेनर में सेटल हो जाते हैं, और जो फ्रोथ के साथ सल्फाइड ओर आपका ऊपर मूव कर जाएगा। सल्फाइड ओर आर लाइटर एंड सो पुअर हाइड्रेशन इफेक्ट। सल्फाइड ओर हल्के होते हैं और इसकी वाटर के साथ एफिनिटी काफ़ी कम होती है। सो दे अटैच विद फ्रोथ, फ्रोथ के साथ चिपकेगा और ऊपर वाले रीजन में चला जाएगा। एंड दैट्स वाई सल्फाइड ओर आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और इसमें बेटा मेनली जो होता है कॉपर का सल्फाइड, कॉपर ग्लैंस, जिंक ब्लेंड ZnS, गैलेना PbS, आयरन पैराइड्स FeS2, इनका कंसंट्रेशन करते होते हैं। अब आप जब इस डायग्राम को केयरफुली वॉच करेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर होने वाला है। मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में हम लोग एक रोटेटिंग पैडल को डालते हैं जिसको मोटर के थ्रू घुमाएंगे और एयर पास कराते हैं। और ऑलरेडी हमने कंटेनर में वाटर रखा है और जो हमारे पास और था उसका पाउडर फॉर्म एंड पाइन ऑयल यूज लेते हैं। पाइन ऑयल की जगह आप यूकेलिप्टस का ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पर इसकी डेंसिटी वाटर से कम होनी चाहिए और इसका मेन रोल होता है फ्रोथ बनाने में। तो जैसे आप रोटेटिंग पेडल को घुमाएंगे, एयर पास कराएंगे आप, तो फ्रोथ बनेगा। ऊपर वाले रीजन में जो मैंने दिखा रखा है झाग बनेगा, और झाग के साथ चिपक जाएगा सल्फाइड और ऊपर वाले रीजन में आ जाएगा, और पानी भिगोएगा गैंग को, तो हेवी होने के चलते नीचे वाले रीजन में गैंग्स आ जाते हैं। तो इसका बेटा प्रोसीजर अपने को बोर्ड में नहीं लिखना होता, पर मैंने प्रोसीजर क्या बताया हुआ है कि फाइनली पाउडर और इज मिक्स विद वाटर एंड पाइन ऑयल। आप उस जो पाउडर और आपके पास है उसको पानी और पाइन ऑयल के साथ मिक्सअप करके आप उसमें डाल दें कंटेनर में। मिक्सचर इज एग्रीगेटेड विद कंप्रेस्ड एयर। फिर आप एयर पास कराते हैं और पार्टिकल राइज टू द सरफेस एलॉन्ग विद फ्रोथ। फ्रोथ के साथ आपका और ऊपर आ जाएगा, चिपक जाएगा, क्योंकि पानी के साथ उसकी एफिनिटी काफ़ी कम होती है। और जो गैंग होते हैं, गैंग बिंग वेटेड बाय वाटर रिमेन्स इन वाटर बिलो द फोम, और फ्रोथ के नीचे वाले कंटेनर के बॉटम में गैंग पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। अब हमारे पास मेन जो पैरामीटर्स हैं फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर, कुछ टर्म्स आते हैं जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो 3-4 टर्म्स है जो आपको देखने हैं। जैसे पहला आपके पास है फ्रोथर्स। नाम से ही क्लियर है कि जो केमिकल फ्रोथ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, झाग बनाने के लिए स्पेशल जो ऑयल यूज करते हैं उनको फ्रोथर्स नाम देते हैं, फ्रोथर्स। पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल, आप याद रखेंगे इसको। पर खास बात क्या होती है कि इनकी डेंसिटी वाटर से कम होनी चाहिए। द ऑयल शुड बी लेस डेंस देन वाटर। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास होता है वो है कोलेक्टर्स। कोलेक्टर्स की जो मेन बात होती है कि वो मिनरल को पानी से भीगने से बचाएगा। पोटेशियम इथाइल जेंथेट टू इन्हांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। मतलब ऑयल भिगोएगा ओर्स को और पानी भिगोएगा गैंग को, तो ये जो केमिकल डालते हैं वो मिनरल को दूर करता है वाटर से। और नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, कि जो झाग बनता है ऊपर वाले रीजन में वो जल्दी ख़राब ना हो, कुछ टाइम तक सस्टेन करे, उसके लिए कुछ केमिकल डालते हैं जो लाइक एनिलीन एंड क्रिसोल।
तो ये दो फ्रोथ स्टेबलाइजर्स हैं जो फ्रोथ को स्टेबल बनाते हैं और दोनों ही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल हैं। और यहाँ जो मैंने बात बताई है कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में जाएगा तो ये sp2 बचेगा आपका नाइट्रोजन एटम। ये तो ऑर्गेनिक की चीज़ें जो हम बाद में करेंगे डिस्कस। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स का यूज तब करते होते हैं जब आपके पास दो सल्फाइड ओर का मिक्सर हो। जैसे आपके पास लेड का भी सल्फाइड है और जिंक का भी सल्फाइड है, तो ऐसे केस में आपको एक ऐसा केमिकल मिक्सअप करना होता है जो दोनों में किसी एक मेटल के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना दे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना दे, और दूसरा रिएक्ट ही नहीं करे। तो जो रिएक्ट नहीं करेगा वो फ्रोथ फ्लोटेशन में पार्टिसिपेट होगा और सरफेस पे आ जाएगा फ्रोथ के साथ, और जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसको वाटर भिगोएगा और हेवी होने के चलते कंटेनर में नीचे सेटल हो जाएगा गैंग के फॉर्म में। तो डिटर्जेंट यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड और इज प्रेजेंट। इसके यहाँ पे हम लोग सोडियम साइनाइड और पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट इन दोनों में से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है कि मिक्सचर ऑफ गैलेना PbS लेड का सल्फाइड और जिंक का सल्फाइड है। हमने क्या किया, NaCl डाला, NaCN डाला, तो PbS ने रिएक्शन नहीं किया, जबकि जिंक का सल्फाइड एक कॉम्प्लेक्स बनाता है सोडियम टेट्रा साइनो जिंकेट। ये नोमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे 12th क्लास में ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। स्टेबल होता है क्योंकि एक रूल होता है EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, उसको फॉलो करता है। इन बातों को हम लोग कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे। और फिर होगा क्या कि जैसे कॉम्प्लेक्स बना उसको पानी भिगाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा, और PbS जो हमारे पास था वो फ्रोथ फ्लोटेशन में जाएगा और फ्रोथ के साथ ऊपर कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। तो हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं कब, जब दो सल्फाइड ओर का मिक्सर हो, एक जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन में, दूसरे का कॉम्प्लेक्स बनेगा और नीचे कंटेनर में सेटल हो जाएगा। दिस ऑल अबाउट फ्रोथ फ्लोटेशन। अब तीसरा जो हमारे पास है कंसंट्रेशन का मेथड वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इसकी जो खास बात होती है कि हम लोग इस मेथड को तब इम्प्लॉय करते हैं जब कोई चीज़ मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला हो, या तो गैंग अट्रैक्ट हो जाए नहीं तो आपका और अट्रैक्ट हो जाए, तभी इस मेथड को आप यूज़ करेंगे। और बेसिकली करते हैं क्या कि हम लोग एक मैग्नेटिक व्हील है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक व्हील है, इस पे कन्वेयर बेल्ट को घुमाते हैं, इस डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है ऐसे, और हमने ऊपर से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पाउडर फॉर्म डाला ओर का। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे घूमते हुए मैग्नेटिक पोल की तरफ आएगा, मैग्नेटिक पोल के ऊपर आएगा आपका और पार्टिकल्स, तो यहाँ दो अलग अलग जोन्स बन जाते हैं। एक तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंटर से बाहर लग रहा है इसके, उसके चलते गैंग के पार्टिकल दूर जाके गिरेंगे जो अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल अट्रैक्ट होगा वो बिल्कुल यहाँ तक आएगा तब सांस छोड़ेगा, तो आपका गैंग अलग हो गया और मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। यूज्ड इफ वन ऑफ द ओर और इम्प्योरिटीज इज मैग्नेटिक, तभी इसको आप यूज करेंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल आर अट्रैक्टेड एंड फॉल नियर द मैग्नेटिक रोलर। ये जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा वो रोलर के पास में गिरेगा, और जो रिपेल्ड होगा वो दूर जाके गिरेगा। अब जो नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास कंसंट्रेशन का, जो कि लास्ट है, वो है लीचिंग। लीचिंग और फ्रोथ फ्लोटेशन दोनों ही बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा लीचिंग प्रोसेस का यूज तब करते होते हैं हम लोग कि जब आपका मेटल ज़्यादा सोलूबल हो गैंग से। व्हेन मेटल इज मोर सोलूबल देन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर, तो आप ऐसे मेथड को यूज करते हैं, लीचिंग कंसंट्रेशन मेथड आप यूज करेंगे। और लीचिंग के थ्रू हम लोग जनरली 3 तरह के मेटल का कंसंट्रेशन करते हैं। पहला एल्युमिनियम के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड सिल्वर या गोल्ड, कई जगह प्लेटिनम और कॉपर का भी होता है लीचिंग प्रोसेस में यूज़, पर हमें जो पढ़ना है एल्युमिनियम एंड गोल्ड के बारे में या सिल्वर। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं कि हमारे पास एल्युमिनियम के मेन ओर्स कौन से हैं। तो बेटा आप यहाँ से देखें, एल्युमिनियम का पहला और होता है एल्यूमिना, Al2O3।
फिर आप एक एक वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ते जाएं। ट्रिक से आप याद रखें, एल्यूमिना सिंपल होगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डाइस्पोर Al2O3.1H2O, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, गिब्साइट Al2O3.3H2O। तो यहाँ तक हमने एक एक वाटर को जोड़ता, अगर एक एक वाटर का मॉलिक्यूल आप जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट आपको मिलता जाएगा। और एक और आपको लास्ट में जो याद रखना है, क्रायोलाइट Na3Al(F6), ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो दिस आर द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। पर हम लोग जब एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्यूमिनियम का तो बॉक्साइट से करते होते हैं, Al2O3.2H2O। अब हमारे पास जो बॉक्साइट होता है वो भी दो टाइप का होता है। एक तो बेटा हमारे पास होता है रेड बॉक्साइट, और रेड बॉक्साइट में आयरन इंप्योरिटीज होता है, और वाइट बॉक्साइट के अंदर सिलिका डाइऑक्साइड होता है इंप्योरिटीज। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रेड बॉक्साइड में इंप्योरिटीज होगा आयरन, जबकि व्हाइट बॉक्साइड में सिलिका डाइऑक्साइड। इसका जब आप कंसंट्रेशन करेंगे तो बेयर प्रोसेस से करेंगे, नहीं तो हॉल प्रोसेस। और जब सिलिका डाइऑक्साइड हो तो हम सरपेक्ट प्रोसेस यूज करते होते हैं। हमें यहाँ डिटेल्स में केवल बेयर के बारे में जानना है। जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हॉल प्रोसेस एंड सरपेक्ट प्रोसेस पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली बेयर प्रोसेस को यूज़ करेंगे। और बेयर प्रोसेस कब यूज होगा? जब बॉक्साइट के अंदर इम्प्योरिटीज आयरन हो, जिसको हम लोग रेड बॉक्साइड नाम देते होते हैं। तो बेटा बेयर प्रोसेस में जब आपके पास रेड बॉक्साइट हो तो हम लोग बेसिकली करते हैं क्या कि लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसको सॉल्वेंट नाम देते हैं। और हम लोग लीचिंग एजेंट यहाँ पे यूज करते हैं कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इम्प्योरिटी आपको मैंने बताया था आयरन होगा, और मेनली आयरन का ऑक्साइड्स होते हैं Fe2O3। तो ये प्रोसेस 3 स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है। पहला बेटा जो स्टेप होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के अंदर, मतलब जो आपने लीचिंग एजेंट यूज किया था उसके अंदर आप ओर्स को डिसॉल्व करेंगे। तो हमने जो यहाँ पे लिया था Al2O3.XH2O, उसको NaOH में डाला 473 से 530 केल्विन के आसपास के रेंज में। तो हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे। इसको नाम होता है इसका कि सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। नेमिंग आप वही मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स के बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सा बनेगा, और जो इम्प्योरिटी आपके पास प्रेजेंट था Fe2O3, उसमें जब फ्लक्स मिलाएंगे हम लोग SiO2 तो स्लैग बनता है। स्लैग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज प्लस फ्लक्स से जो कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्लैग। तो यहाँ आयरन सिलिकेट बनता है FeSiO3 प्लस O2। फ्लक्स इज एजेंट गेटिंग अटैच विद द इम्प्योरिटीज। स्लैग इज इम्प्योरिटीज आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। स्लैग एक इम्प्योरिटीज ही होता है जो फ्लक्स से मिलने के बाद बनता होता है, उसको स्लैग बोलते हैं, और उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब ये मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि पहले करते हैं डिसोल्यूशन। सेकेंड में आपको करना है न्यूट्रलाइजेशन, कि आपके पास जो अभी कॉम्प्लेक्स बना था टेट्राहाइड्रोक्सी सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, ये बेसिक नेचर का होता है, और आप इसमें एसिडिक गैस मिला दें, CO2 मिला दें न्यूट्रलाइजेशन के लिए। एसिड बेस से सॉल्ट बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है .XH2O, और सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे आउट हुआ। तीसरे स्टेप में आपको करना है क्या कि कैल्सिनेशन कराना है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है बेटा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में या ऑक्सीजन के लिमिटेड सप्लाई में मेटल का ऑक्साइड को हीट करना। तो इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है ना, वो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, और आपको Al2O3 बचेगा आपके पास। हीटेड टू रिमूव वाटर। वाटर को हटाने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन यूज करते होते हैं। और ये कैल्सिनेशन होता क्या है, आगे आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। अब हमारे पास जो Al2O3 मिला था उसको हमने 1400 से 1500 केल्विन के टेम्परेचर पे हीट किया, तो वाटर वेपोराइज हो जाएगा और आपको एल्यूमिना मिलेगा Al2O3। और प्योर एल्युमिनियम के लिए आपको फिर इसका रिफाइनिंग करना पड़ेगा, जो बाद का स्टेप होता है। तो ये मैंने बताया आपको कि बेयर प्रोसेस से आप बॉक्साइट का कैसे लीचिंग करते होते हैं।
सेकेंड हमारे पास है लीचिंग ऑफ गोल्ड या सिल्वर। तो हम लोग यहाँ सिल्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस को एक और नाम देते हैं साइनाइड प्रोसेस या मैक ऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ये साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग लीचिंग एजेंट यूज करेंगे सोडियम साइनाइड। पहले स्टेप में डिसोल्यूशन, तो हमने सिल्वर के सल्फाइड में NaCN डाला और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस का मतलब होता है कि रोस्टिंग कराना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट बनेगा। नेमिंग बाद में करेंगे, या इसी को आप इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखे चाहिए, लिखे आप। सेकेंड आपने क्या करना होता है कि रिडक्शन करना होता है। और रिडक्शन में क्या करते हैं कि आपको करना है क्या कि सिल्वर से ज़्यादा एक्टिव मेटल आप ले लीजिए और उसके साथ इसको हीट कर दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सिल्वर, सो सिल्वर डिस्प्लेस बाय जिंक, और आपको सिल्वर यहाँ पहले से प्योर फॉर्म में मिल गया और जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे, बिकॉज जिंक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सिल्वर। दिस गोल्ड और सिल्वर इज नॉट प्योर बट कंटेन Pb एज इम्प्योरिटीज। तो आपको इनका भी रिफाइनिंग करना पड़ेगा क्योंकि अभी प्योर फॉर्म में नहीं होते। तो आपने पहले वाले रिएक्शन में देखा था कि जिंक ने अपने आप को ऑक्सीडाइज किया और खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सिल्वर का रिडक्शन हो गया और जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। सो जिंक एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस था वो फिनिश होता है। पर मेटलर्जी में 3 स्टेप्स थे, कंसंट्रेशन, रिडक्शन ऑफ ओर और लास्ट में रिफाइनिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन ऑफ ओर, कि जो आपको मिला कंसंट्रेटेड ओर उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है आपको। यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग कंसंट्रेटेड ओर्स टू क्रूड मेटल। यहाँ से बेटा आपको कच्चा मेटल मिलेगा और फिर कच्चे मेटल का रिफाइनिंग करके और प्योर मेटल हम लोग निकालेंगे। तो रिडक्शन करने के कई सारे तरीके हैं, हमें तो 2 ही जानना है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, पर तीसरा स्मेल्टिंग भी होता है। इन सब में आप क्या देखेंगे कॉमन चीज कि हमें जो कंसंट्रेटेड ओर मिला उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टिंग में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं या लिमिटेड सप्लाई में, और स्मेल्टिंग में भी हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, प्लस सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेते होते हैं स्मेल्टिंग में। तो आपको मेन 2 ही जानना है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब आप रोस्टिंग के बारे में देखें, अगर इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग। मतलब यहाँ पे हम लोग सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये सारा का सारा जो काम होता है एक कंटेनर के अंदर होता है जिसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। इट इज कैरी आउट इन दिस कंटेनर। पर आपको ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर आपको मेल्टिंग पॉइंट से कम देना है, और इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, अदरवाइज वेपोराइज होकर बाहर निकल जाएगा आपका मेटल। और जब आप रोस्टिंग कर देंगे तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि और आपका पोरस हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, पहले से हल्का भी हो जाएगा और उसमें पोरस स्ट्रक्चर बन जाएंगे जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एग्जाम्पल के लिए जिंक का सल्फाइड हमारे पास था और हमने O2 मिलाकर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, SO2 गैस यहाँ से बाहर निकल गया। जिंक सल्फाइड कहाँ से मिलेगा आपको, तो फ्रोथ फ्लोटेशन से मिलेगा क्योंकि मेटल का सल्फाइड है। जब इसको आप हीट करते हैं तो वाइट कलर येलो में कन्वर्ट होता है, और जिसको आप कूल करते हैं तो येलो वाइट में कन्वर्ट होता है। इट इज द इंटरकन्वर्टेबल। अब इसी रोस्टिंग में हमें एक नया जो चीज़ जानना है कि सेल्फ रिडक्शन क्या होता है। बेटा सेल्फ रिडक्शन होता है कि जब आप सल्फाइड को रोस्टिंग में इन्वॉल्व करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ देखिए आप कॉपर का सल्फाइड था, हमने O2 मिलाया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो फर्दर क्या होगा कि यही जो कॉपर का सल्फाइड था इससे रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर बना, SO2 गैस बाहर निकल गया।
तो जब आपका जो रिएक्टेंट है वही अगर फर्दर पार्टिसिपेट हो जाए और कॉपर रिड्यूस हो जाए तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। तो और ये सारे केस में आप देखें, मरकरी का सल्फाइड में O2 मिलाया, ऑक्साइड बना, फर्दर ये यहाँ इन्वॉल्व हुआ और मरकरी को रिड्यूस कर दिया, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लग जाए उसको हम लोग सेल्फ रिडक्शन नाम देते हैं। पीबीएस में भी सेम चीज़ है, ऑक्साइड बना फिर से पीबीएस, पीबी को अलग कर देगा, SO2 बाहर हो जाएगा। और आप इन तीनों केस में एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि SO2 गैस बाहर निकल रहा है, तो इस SO2 को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है इंडस्ट्रीज में। लार्ज वॉल्यूम ऑफ SO2 ऑब्टेन इज यूज टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड इन इंडस्ट्रीज। बड़े पैमाने पर जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का तो हमें SO2 की जरूरत पड़ती है, SO2 यहीं से लेते होते हैं। अब हमारे पास जो सेकेंड प्रोसेस है वो है कैल्सिनेशन। रिडक्शन का अगला प्रोसेस है कैल्सिनेशन। तो इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंस में कराते हैं, नहीं तो लिमिटेड सप्लाई और बिलो मेल्टिंग पॉइंट उसको हीट करना होता है। दूसरी जो खास बात है कि इसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट या मेटल कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं, और इसको भी हम लोग रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर ही कराते होते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। आप किसके लिए यूज करेंगे तो हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड मेटल कार्बोनेट्स के लिए, तो ऑक्साइड आपको मिलने वाला है। इट ऑल्सो कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, वोलाटाइल इम्प्योरिटीज में बाहर निकल जाएगा। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है या किसी मेटल का कार्बोनेट्स हो तो CO2 गैस बाहर निकलेगा, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। तो एक बार बेटा यहाँ तक करना है, कल हम लोग स्मेल्टिंग और आगे वाली चीज़ों को फिनिश करेंगे। थैंक यू।